हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत IAS के इस YouTube चैनल पे। आज सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। आज बहुत सारी चीजें करनी है। पहले चैप्टर खत्म करना है, फिर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, फिर कुछ सवाल करने हैं हमें। ओके, MCQs करने हैं, वन लाइनर्स करने हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करना है। चलो भाई, पिछले क्लास में हमने क्लास कहाँ पे खत्म की थी? परसों की क्लास हमने खत्म की थी कि हार्ट के पास कितने चेंबर्स हैं। हार्ट के पास 4 चेंबर्स हैं। ओके, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर्स। मानव हृदय के पास 4 कक्ष है। ऊपर वाले 2 एट्रिया, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। ऊपर वाले 2 क्या कहलाएंगे? आलिंद, और नीचे वाले 2 क्या कहलाते हैं? निलय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हार्ट के बारे कुछ चीजें आपको बता दूं। ओके, हार्ट के बारे भी आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ह्यूमन हार्ट के बारे, मानव हृदय के बारे भी आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगी जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है। कोई आपसे पूछेगा कि एट्रिया बड़ी है या वेंट्रिकल्स, तो आप क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स, निलय बड़े हैं, राइट। और सबसे बड़ा हार्ट का चेंबर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये साइड आपका राइट साइड है, यानी दाहिना हिस्सा है। ये लेफ्ट साइड है, यानी कि बायां हिस्सा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है, तो ये ऊपर के ये क्या कहलाएगा? राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारी चीज आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। आगे चले। अब देखो, हमेशा हार्ट के फंक्शन से आपको एक रूल याद रखना है। आपको हार्ट पे यहाँ पे हमेशा एक रूल आपको क्या याद रखना है कि हार्ट का जो राइट साइड होता है, आपके हृदय का जो दाहिना हिस्सा होता है, हमेशा यहाँ पर क्या आता है? हमेशा यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, तो हमेशा हार्ट के राइट साइड पे कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर आपके शरीर का जितना भी कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपके बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि अशुद्ध रक्त है, वो कहाँ आएगा? सबसे पहले वो आएगा आपके राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम में सबसे पहले आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम से कहां पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल। तो दाहिने आलिंद से कहां पे जाएगा? दाहिने निलय में जाएगा। दाहिने आलिंद से कहां पे जाएगा? दाहिने निलय में जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि अशुद्ध रक्त जो होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट के राइट साइड या बाएं साइड आएगा। और बाएं कहां? जाहिर सी बात है, पहला चेंबर आलिंद है ना, तो इसी आलिंद में आएगा, यही एट्रिया में आएगा, इसी आलिंद के अंदर जाएगा। आलिंद से कहां पे आएगा? निलय में आएगा। ठीक है, आलिंद से कहां पे आएगा? निलय में आएगा। अब निलय से ये चला जाएगा, पता है कहां? निलय से ब्लड कहां चला जाएगा? आपको पता है? निलय से, ये लेफ्ट और राइट यहाँ पे मिटा रही हूं, आपके निलय से ब्लड सीधे जाएगा आपके लंग्स में, यानी आपके फेफड़ों में। आपके लंग्स में यानी आपके फेफड़ों में। और क्या आपको ये बात पता है? कि लंग्स में ही क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ये बात तो सबको पता है कि लंग्स के अंदर ही, फेफड़ों के अंदर ही ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ठीक है, यहां पे कैसा ब्लड आया? राइट साइड, दाहिने साइड हमेशा आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त। ये कहां पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचेगा? ये राइट वेंट्रिकल, दाहिने आलिंद से ये पहुंचेगा आपके लंग्स तक, आपके फेफड़ों तक। कौन लेकर जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको पता है कौन लेके जाएगा? इसको लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। आपको क्या बताया था? आर्टरी के आगे, आर्टरी हमेशा शुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन जैसे ही आर्टरी के आगे शब्द पल्मोनरी लग जाता है, उसका मतलब उल्टा हो जाता है। क्योंकि ये सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि अशुद्ध है, तो इस रक्त को लंग्स तक कौन लेके जाएगा?
पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। तो ये जो पीली सी चीज आपको दिख रही है ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ पे लेके जाएगा, आपके लंग्स तक जाएगा। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर आता है। ठीक है, ऐसा ब्लड कैसा हो जाएगा, यहां से तो अशुद्ध गया, यहां से तो अशुद्ध रक्त गया, लेकिन लंग्स पे क्या हुआ, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन आ गया। लंग्स में उसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो वो ब्लड कैसा हो गया, वो ब्लड हो गया शुद्ध रक्त। तो वो ब्लड कैसा हो गया, ये ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध रक्त। ठीक है, क्योंकि लंग्स में इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त। अब यहां पर कौन लेके आएगा, यहां पर कौन लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा, लेफ्ट एट्रिया में कौन लेकर आएगा, जल्दी बताइए। यस, इसको लेकर आएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन किसको लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त को यहां पर लेकर आएगा। ठीक है, तो ये ब्लड शुद्ध रक्त यहां आएगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, यानी कि बाएं आलिन से बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से ये पूरे आपके बॉडी, ये पूरे आपके शरीर में चला जाएगा। क्या आपको ये सारी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं, फटाफट से बताइए। ठीक है, आपको इसीलिए मैंने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन समझाया था। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे फुफ्फुसीय शिरा, और इसको क्या लिखोगे, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, आगे चले, जल्दी से बताइए, आगे चले, है ना, है ना, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ये बहुत ज्यादा आसान चीज है। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, हार्ट में कितने चेंबर्स हैं, 4, कौन बड़ा है, एट्रिया या वेंट्रिकल, तो क्या बोलोगे, वेंट्रिकल बड़ा है। सबसे बड़ा हार्ट का चेंबर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा याद रखना कि हार्ट का राइट साइड जो दाहिना हिस्सा है उसमें क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त यहां से यहां जाएगा, और इसके बाद ये अशुद्ध है तो इसको शुद्ध होने की जरूरत है। तो शुद्ध कहां होगा, आपके फेफड़ों में। कौन लेकर जाएगा शुद्ध होने, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां से शुद्ध होके आया तो शुद्ध रक्त को कौन लेकर आया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और इसके बाद राइट वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त आया, और यहां से आपकी बॉडी के थ्रू आपकी बॉडी में सारा का सारा शुद्ध रक्त चला गया, सारा का सारा जो शुद्ध रक्त है वो चला गया। ठीक है, क्लियर है, आगे चले, आगे चल रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं, चलो यहां पे यही देखो, ये जो आप ब्लू में देख रहे हो, हमेशा आप अपनी किताबों में देखोगे जो ब्लू में दिखाता है वो ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त, और रेड का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये साइड हमेशा, ये वाला कौन सा साइड होगा, राइट साइड, और ये साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड, है ना। तो राइट साइड में क्या आ रहा है, राइट साइड में क्या आ रहा है, राइट साइड में सारा डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। ये बॉडी है, इस बॉडी का राइट साइड, है ना, इस बॉडी का राइट साइड दाहिना हिस्सा, सारा का सारा क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त गया हार्ट के राइट साइड में। ठीक है, यहां से ये कहां जा रहा है, यहां से देख रहे हो कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। लंग्स में ये क्या हो गया, लंग्स में ये शुद्ध रक्त बन गया। तो शुद्ध रक्त सारा आपको लाल में दिखता है। ये हार्ट के लेफ्ट साइड आया, लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और फिर पूरी बॉडी में चला गया, पूरे बॉडी में चला गया। तो जो चीज आपको बताई है उसी चीज का ये बढ़िया सा एनिमेशन चल रहा है, कुछ भी नहीं है। राइट साइड आपको पता होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड क्या है, ऑक्सीजनेटेड है यानी कि शुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त को लंग्स तक कौन लेके जाता है, कौन लेके जाता है भाई, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी शब्द का मतलब क्या होता है, लंग्स,
पल्मोनरी शब्द का मतलब हिंदी में लिखते हैं फुफ्फुसीय यानी कि लंग्स। और ये क्या है, ये जो है ये क्या है, उधर लिखती हूँ ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सेकेंड, उधर लिखती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां लिखती हूँ, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, आगे चले, आगे चले, चलिए। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ऐसी कुछ तस्वीर आपको देखने को मिलेगी आपकी किताबों में, आपकी एनसीईआरटी आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाती है, वही चीज है। ठीक है, वही वाली चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कैपिलरीज के बारे। कैपिलरीज यानी कि केशिका। कैपिलरीज का क्या मतलब है? ठीक है, कैपिलरीज यानी कि केशिका का क्या मतलब है? अब देखो, देखो आर्टरी, ठीक है, आर्टरी यानी कि धमनी, ये क्या लेके जाती है? मैं पल्मोनरी आर्टरी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर्टरी की बात कर रही हूं। आर्टरी यानी कि धमनी हमेशा लेके जाती है शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। ठीक है, अब आर्टरी बड़ी होती है, मोटी होती है। यूं कहे तो आर्टरी के दीवार पे 3 परत होती है। ठीक है, जो आर्टरी धमनी होती है ना, इसकी दीवार मोटी होती है, 3 परत वाली होती है। तो ये शरीर के हर सेल, हर कोशिका में नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि मोटी चीज नहीं जा सकती हर सेल के अंदर। तो आर्टरी क्या करती है? आर्टरी क्या करती है? पतली पतली कैपिलरीज में टूट जाती है। कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं? केशिका। कैपिलरीज को क्या कहते हैं? केशिका। ठीक है, तो यहां से आर्टरी जो आएगी, जो भी आर्टरी आएगी वो क्या करेगी? पतली पतली उसमें टूट जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये केशिका है। ठीक है, पतले पतले किसमें टूट जाएगी? कैपिलरीज में, जिसको केशिका कहते हैं, क्योंकि ये आपके केश की तरह पतली है। ओके, तो आर्टरी किस में टूटेगी? कैपिलरीज में। और फिर कैपिलरीज आगे जाके किससे जुड़ जाएंगी? कैपिलरीज किससे आके जुड़ जाएंगी? आगे जाके ये वेन्स यानी कि शिरा से जुड़ जाएंगी। आगे जाके ये वेन्स यानी कि शिराओं से जुड़ जाएगी। तो आर्टरी क्या लेके आई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त। चूंकि वो मोटी होती है, उसकी दीवार में 3 परत होती है, वो एक एक कोशिका तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे ब्रांचेस यानी कि शाखाएं दे देती हैं। और वो शाखाएं कहाँ तक? वो शाखाएं क्या कहलाती हैं? कैपिलरीज कहलाती हैं, जो सेल्स तक पहुंचती हैं। और फिर बहुत सारी कैपिलरीज किस में मिल जाएंगी? बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं आज किस में मिल जाएंगी? वेन्स में मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज किस में मिल जाएंगी? बहुत सारे वेन्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो सीक्वेंस यही रहता है, आर्टरी, कैपिलरी, वेन। क्लियर हो गया? आगे चले। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चैप्टर जो है हमारा, इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एक पार्ट था जहां हमने ब्लड के बारे पढ़ा, हार्ट के बारे पढ़ा और थोड़ा बहुत सर्कुलेशन पढ़ा। हार्ट में आपको एक और चीज जाननी चाहिए, एक और चीज आपको हार्ट में जाननी चाहिए, आपकी हार्ट बीट के बारे। आपके हार्ट बीट यानी आपके हृदय गति या हार्ट रेट कह लो, आपके हृदय गति के बारे, कि आपका हार्ट रेट कितना है, आपकी हृदय गति कितनी है। ओके, आपकी हृदय गति कितनी है? तो आपका हार्ट रेट है 72 पर मिनट, यानी आपका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ओके, आपका हार्ट रेट कितना है? 72, यानी कि आपका दिल जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स, लगभग 72 बार। तो आपका दिल एक बार में 72 बार धड़कता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप, जिसको हिंदी में आला कहते हैं, वो लगा के क्या करते हैं? आपकी हार्ट बीट सुनते हैं कि आपका दिल ठीक से धड़क रहा है कि नहीं, है ना। स्टेथोस्कोप सबने ही देखा होगा, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसने स्टेथोस्कोप नहीं देखा होगा, राइट। सबने देखा होगा किसको? स्टेथोस्कोप को। तो हार्ट रेट कितनी होती है? 72 पर मिनट। ठीक है, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं पल्स।
पल्स रेट, नब्ज है ना, जो नब्ज से देखी जाती है। आपने कभी देखा है डॉक्टर को कि आपका यहाँ पे हाथ में कुछ पकड़ के वो ऐसा कुछ चेक करते हैं? आप खुद से फील कर सकते हैं, है ना, आप खुद से फील कर सकते हैं। अगर आप 2 उंगलियों को यहाँ पे बीच में रखेंगे तो आपको आपको कुछ महसूस होगा, वो आपकी पल्स है, यानी आपका नब्ज है। ठीक है, दैट इज योर पल्स। महसूस होगा आपको, अगर आप जिंदा हैं तो आपको अपना पल्स, अपनी नब्ज बहुत ज्यादा महसूस होगी। ठीक है, यस, लब डब साउंड होता है, बिल्कुल सही, लब डब साउंड होता है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो, जल्दी से लाइक करो और वीडियो को शेयर करो फटाफट से। गुड इवनिंग जो लोग लेट जुड़े हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस सौरभ, देखो हार्ट रेट जो है बहुत सारे कारणों से ऊपर नीचे हो सकता है। जरूरी नहीं कि किसी का हार्ट रेट अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको कोई बीमारी ही है या वो बिल्कुल ठीक ही है। वो उसका चेकअप कराना पड़ेगा कि किस रीजन से उसका हार्ट रेट ज्यादा है या किस रीजन से हार्ट रेट कम है। अब आपके सामने अचानक से सांप आ जाएगा तो आपका हार्ट रेट बढ़ ही जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, आगे चले। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट पे इसी चैप्टर में बात हो रही है एक्सक्रीशन की। नेक्स्ट में इसी चैप्टर में बात हो रही है, एक सेकेंड, किस चीज की बात हो रही है? अरे एक सेकेंड, यही चैप्टर बात कर रहा है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो? उत्सर्जन के नाम से जानते हो। हिंदी में आप इसको क्या कहते हो? उत्सर्जन कहते हो। तो एक्सक्रीशन है क्या? ओके, एक्सक्रीशन है क्या? आपके घर में जब खाना बनता है रात में, दिन में सब्जियों के छिलके निकलते हैं, है ना, चाय छानते हो, चाय की पत्ती रह जाती है, बहुत सारी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए, है ना। सब्जी के छिलके हो गए, दूध का पैकेट हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो आपको नहीं चाहिए। चिरंजीव 60 to 100 होता है पल्स रेट, नॉर्मली उसका एक रेंज होता है 60 to 100, ओके, 60 से 100 तक पर मिनट। देखो, तो एक्सक्रीशन क्या है? आपको बहुत सारी चीजें जब घर में नहीं चाहिए होती तो क्या करते हो? अगले दिन कूड़ा वाला आता है और सारा जो घर का कचरा है आप उसको दे देते हो और वो फिर उस कूड़े को ठिकाना लगाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह आपके शरीर के अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, आपके शरीर के अंदर भी क्या है? कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, आपके शरीर के अंदर भी क्या है? कुछ वेस्ट मटेरियल है, कुछ बेकार चीजें हैं, राइट। अब वो बेकार चीजें रखोगे तो क्या होगा? अगर वही कचरा घर में रख दिया तो बदबू फैल जाएगी, घर में बीमारी आने लगेगी, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? अगर वही कचरा अपने शरीर में रखे रहोगे, उसको निकालोगे नहीं, तो भी आपको शरीर में बीमारियां होने लगेंगी। ठीक है, तो घटिया फालतू चीजों को शरीर से निकालना, जो चीजें आपके लिए वेस्ट हैं, आपके लिए काम नहीं है, उन चीजों को शरीर से निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। अब आप जब सांस छोड़ रहे हो, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो क्या छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। सांस छोड़ना भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ सुसु पॉटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांस छोड़ने का मतलब भी क्या है? कि आप कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से निकाल रहे हो। आपको जब पसीना आता है, ठीक है, आपको जब पसीना आता है, सभी को गर्मी में पसीना आता है, स्वेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पसीना भी क्या है? कि आपके शरीर में जो कुछ वेस्ट चीजें हैं, जो चीजें आपके शरीर को जरूरत नहीं है, वो भी आप निकाल रहे हो पसीने के माध्यम से। ठीक है, उनको भी आप निकाल रहे हो पसीने के माध्यम से। तो वो भी क्या है? एक तरीके का, वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है, यानी कि क्या है भाई? उत्सर्जन है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए भाई आगे चलेंगे। अब एक्सक्रीशन में क्या मेन इन्वॉल्व है? एक्सक्रीशन में मेन इन्वॉल्व क्या है आपका? मेन इन्वॉल्व है आपकी किडनीज। मैं पूरा हार्ट चैप्टर नहीं पढ़ा रही, आप लोगों को कितनी बार बताऊं, एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं। एनसीईआरटी क्लास 7 में जितनी चीजें होंगी, इंद्र कुमार गौतम, उतनी ही चीजें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। सो लेवल वाइज चल रहे हैं। आ जाइए, किडनीज यानी कि वृक्क मेन काम करती है किसका? एक्सक्रीशन का, यानी उत्सर्जन का। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र है। तो उत्सर्जन तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले किडनी आती है।
किडनी कितनी होती है हमारे पास? सबको पता होगा हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, है ना। सबको पता है भाई कि हमारे पास 2 किडनीज हैं, यानी कि कितने वृक्क हैं? 2 वृक्क हैं। किडनी क्या करती है भाई? किडनी यूं कहे तो सुसु बनाती है, अगर हम बिल्कुल आम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है। अगर हम साइंस के टर्म में बात करें तो कह देते हैं कि किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी कि आपके ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करने का काम करती है, उसको निकालने का काम करती है। वो कौन करती है? आपकी किडनी करती है, ठीक है। यहां से 2 मेन ट्यूब्स निकलती हैं, 2 मेन पाइप निकल रही हैं, ओके। और उन पाइप को हम क्या कहते हैं? हम उन पाइप को क्या कहते हैं? यूरेटर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उनको? यूरेटर के नाम से जानते हैं, यानी कि मूत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। मूत्र वाहिनी ये स्टोर होता है एक यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। किसमें होता है? एक यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मूत्राशय, है ना। मूत्राशय एक यूरिनरी ब्लैडर है, ओके। यहां पे सारा यूरिन, सारा जो आपका यूरिन है, सारा जो मूत्र है वो यहां पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। सारा का सारा यूरिन जो है वहां पे स्टोर हो रहा है और ये सब निकल जाएगा यूरेथ्रा के माध्यम से। तो जहां से मूत्र निकलता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? आपका उत्सर्जन तंत्र बनाती हैं, यानी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है। कितनी किडनीज हैं? 2। यूरेटर कितने हैं? 2। ब्लैडर कितना है? सब 2-2 लिखते लिखते ब्लैडर मत लिख देना, 2 है। ब्लैडर आपके पास एक ही है, ब्लैडर आपके पास एक ही है और यूरेथ्रा भी आपके पास एक ही है, ठीक है। चलिए, अब यूरिन जो बनता है, एक दिन में आप कितना यूरिन निकालते हैं? एक दिन में आप कितना यूरिन यानी कि कितना मूत्र निकालते हैं? 1 से लेके 1.8 लीटर इतना यूरिन आप एक दिन में निकाल सकते हैं। तो एक दिन में आप 1 से लेके 1.2 लीटर यूरिन जो है वो अपने शरीर से क्या करते हैं? निकालते हैं, ठीक है, ओके। यूरिन में होता क्या है? यूरिन में अधिकतर 95%, 95% क्या होता है? वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। 95% क्या होता है? 95% आपके यूरिन में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। और बाकी 5% बचे, तो बाकी 2.5% में यूरिया होता है, 2.5% में क्या होता है? यूरिया होता है। और बाकी 2.5% अन्य चीजें होती हैं, बाकी 2.5% अन्य चीजें होती हैं, ठीक है। तो यूरिन का अधिकतर पार्ट किसका बना होता है? वाटर का बना होता है और थोड़ा बहुत यूरिया भी इसमें होता है, ठीक है। अब ये यूरिया कहां से आ गया? बोलोगे मैम यूरिया कहां से आ गया? यूरिया तो आप नई चीज बता रहे हो, अभी तक तो कहे कि यहाँ पे सुसु बनता है, यूरिया कहां से आ गया हमारे यूरिन में, ठीक है। तो ये यूरिया भी एक तरीके का क्या है? ये यूरिया भी एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपके शरीर को जरूरत नहीं है। यूरिया बनता कहाँ है? यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया बनता है आपके लिवर में, यानी आपके यकृत में। बहुत बार लोग ये समझते हैं कि यूरिया किडनी में बन रहा है, नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूरिया आपके लिवर में बन रहा है। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि ये यूरिया कहाँ बनता है? ये यूरिया बन रहा है आपके लिवर में, यानी आपके यकृत में। फिर ये जाता किडनी में है और किडनी क्या करती है? किडनी इसमें पानी घोल के इसका सुसु बना देती है, ठीक है। तो यूरिया एक ऐसा वेस्ट है, ओके, एक ऐसा वेस्ट है जो आपके शरीर को नहीं चाहिए। बनता कहाँ है? लिवर में बनता है। और फिर उसके बाद लिवर क्या करती है? लिवर उसको किडनी में भेज देती है, किडनी उसका सुसु बना देती है, ठीक है। किडनी क्या करती है? उसका सुसु बना देती है। तो ये बात है किसके बारे? आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे, आपके उत्सर्जन तंत्र के बारे, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो आगे। ये क्या दिख रहा है आपको? अब हम प्लांट पे आ गए।
तो सबसे पहले इस चैप्टर को अगर आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बात की है किसकी, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, और उसमें ब्लड की बात की है, हार्ट की बात की है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात की है, यानी कि आपके रक्त वाहिकाओं की बात की है। उसके बाद वो आ गए हैं किस पे, किडनीज पर आ गए हैं। किडनी का क्या बताया है, स्ट्रक्चर बताया। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटी छोटी टॉपिक्स कर रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी 7th स्टैंडर्ड की हम पढ़ रहे हैं, अभी 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। वहां पे क्या किया, एक चैप्टर दिया है और उस चैप्टर में सब चीजों का क्या किया है, सब चीजों का एक इंट्रोडक्शन दिया है ना। सब चीजों के बारे आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, डिटेल में नहीं पढ़ाया है, बहुत शॉर्ट में बताया है। तो हम लोग भी अभी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, पहले इसका एक शॉर्ट लेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे, और धीरे धीरे जैसे हम 8th का पढ़ेंगे, फिर 9th का पढ़ेंगे, फिर 10th का पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम बाकी क्लासेस का पढ़ेंगे तब इस बेसिस पे हम अपने नॉलेज को बिल्ड करते चलेंगे। यही रीजन है कि एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। यस मुनीश, एक और पॉइंट बिल्कुल आपने बिल्कुल सही लिखा, विलियम हार्वे का भी नाम लिखा है कि इन्होंने क्या किया है, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की है, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले। मुनीश ने बिल्कुल एक सही पॉइंट याद दिलाया है, मैं सब स्टूडेंट्स को बताऊंगी, वो नोट कर लें, ठीक है। विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया है, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण की खोज की है, ठीक है। तो विलियम हार्वे ने क्या किया है कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि क्या होता है, कुछ ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कुछ रक्तवाहिकाओं के अंदर ब्लड होता है। ओके, तो ये पॉइंट प्लीज नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इस पॉइंट को प्लीज नोट कर लीजिएगा अपने कहां से प्रश्न में। आगे चले हम लोग, चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब प्लांट्स की बात करते हैं। ये क्या है भाई, ये एक पौधा है, ठीक है, ये जानवर तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये अरे एक सेकेंड बस। ये इस पौधे की रूट है यानी कि जड़ है, ठीक है, ये इसकी रूट है यानी कि जड़ है। और ये जो छोटी छोटी चीजें आपको निकली हुई दिख रही हैं इससे, ये क्या है, ये आपका रूट हेयर है। ये इस पौधे का क्या है, रूट हेयर के नाम से जाना जाता है। हम इसको क्या कहेंगे, एक सेकेंड, हम इसको कहेंगे रूट हेयर। अब ये किस काम में आएगा, आपको पता है कि रूट का क्या काम है, राइट। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रूट का क्या काम है, जड़ का क्या कार्य है। जड़ पानी और खनिज को अवशोषण करने में मदद करता है ना। ये जो क्या है, जड़ जो है वो किस में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ताकि जड़ से वाटर और सारी चीजें अच्छे से अवशोषित हो सके। रूट के पास रूट हेयर है, तो रूट हेयर इनको कैसे मदद करेंगे, ठीक है। क्या आपको लगता है कि रूट हेयर रूट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये रूट हेयर क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सतह क्षेत्र बढ़ाएंगे? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये रूट हेयर, ऊपर का एरो दे रही हूं मतलब बढ़ाएंगे, क्या ये रूट हेयर सतह क्षेत्र बढ़ाएंगे? सब सहमत हैं मेरी बात से, होंगे, ठीक है। तो रूट हेयर का काम क्या हुआ, रूट हेयर का काम हुआ सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्र बढ़ाना, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण अच्छा हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, अब होगा क्या कि जब भी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जो सॉइल में ही पानी होता है ना। सारा पानी जो एब्जॉर्ब होगा, जो अवशोषित होगा, वो सब पानी मिट्टी से ही होगा, ठीक है। तो हर चीज में ये किस में मदद करेगा, एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। सब सहमत है मेरी बात से, बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल सही बात है। तो रूट हेयर होता है ताकि क्या बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा किसका, पानी का। किसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, किसका अवशोषण बढ़ जाएगा, पानी का और खनिज पदार्थों का अवशोषण बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग। चल नेक्स्ट हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की। अब यहां पे क्या होता है, बहुत ध्यान से सुन। जब घर में मम्मी खाना बनाती है, तब क्या होता है, खाना क्या मम्मी बनाती है और खुद खा जाती है,
ऐसा तो नहीं होता। घर में जो खाना बनता है वो घर के सभी सदस्यों के लिए बनता है ना, आपके पापा के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, दादा दादी जो भी घर में है सबके लिए बनता है। ठीक है, ओके। तो वैसे ही प्लांट्स में खाना कहाँ पर बनता है? प्लांट्स में खाना बनता है उनके पत्तों में, है कि नहीं? पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस होता है, पत्तों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तो खाना यहीं पर बनेगा। तो जैसे घर में खाना सारे सदस्यों को मिलता है, वैसे ही पौधे में भी सबको मिलना चाहिए, है ना? वैसे ही उस पौधे में सबको मिलना चाहिए। तो कौन लेके जाएगा? ठीक है, कौन लेके जाएगा? सुनो, पानी ले जाने का काम कोई और करेगा और खाना पहुंचाने का काम कोई और करेगा। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वैस्क्यूलर टिश्यूज। वैस्क्यूलर टिश्यू कहलाते हैं। हिंदी में हम इनको कहते हैं संवहनी ऊतक। वैस्क्यूलर टिश्यू यानी कि संवहनी ऊतक दो होते हैं। कौन से दो? जाइलम और दूसरा कौन सा? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम पानी और मिनरल्स पहुंचाता है। तो वाटर एंड मिनरल्स कहां से मिलती हैं आपको? जड़ से मिलती हैं। ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये देख रहे हो, ये कौन पहुंचा रहा है? तो वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है जाइलम। और रूट्स में क्या, लीव्स में क्या बनता है? लीव्स में क्या बनता है? खाना क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है ना पौधे का खाना क्या बना? ग्लूकोज। तो इसको कौन पहुंचाएगा? इसको भी तो बाकी चीजों तक पहुंचना है, तो इसको जड़ तक भी पहुंचना है और इसको आगे जो फूल हैं उन तक भी पहुंचना है। तो खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम खाना पहुंचाएगा। और जाइलम क्या पहुंचाएगा? जाइलम पहुंचाता है वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जाइलम क्या पहुंचाएगा? ये जाइलम पहुंचाएगा पानी और खनिज। ठीक है, डन। बहुत सिंपल। ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत इजी। चलो आगे चले। अब इसके लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। इस चैप्टर के लास्ट में आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया गया है। ट्रांसपीरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन को हिंदी में हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानेंगे। अब ये वाष्पोत्सर्जन है क्या? ट्रांसपीरेशन है क्या? मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रही हूं कि जो पानी होता है, कुछ पानी पौधे इस्तेमाल करते हैं, है ना? कुछ पानी जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं। बाकी पानी क्या होता है? बाकी पानी निकल जाता है। बाकी पानी वाटर वेपर के फॉर्म में, जल वाष्प के फॉर्म में क्या होता है? पत्तों से बाहर निकल जाता है। और यही कहलाता है ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब आप सब ने स्ट्रॉ तो इस्तेमाल किया होगा जूस पीने के लिए, शेक पीने के लिए। अब सब लोगों ने स्ट्रॉ इस्तेमाल किया होगा। जब आप उसको खींचते हैं तो वो पानी या जो भी जूस होता है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, वो आपके मुंह में आता है ना? आपने ऊपर से एक सक्शन प्रेशर लगाया, है ना? स्ट्रॉ खींचा, एक सक्शन प्रेशर लगाया और उससे क्या हुआ? जो भी शेक है, जो भी आपका जूस है, वो आपके मुंह में चला जाता है। अब क्या होता है? जैसे ही ट्रांसपीरेशन हुआ, यानी कि जल वाष्प के रूप में, जैसे ही जल वाष्प के रूप में पानी क्या हुआ? वाटर का लॉस हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? उसी तरीके से क्या हुआ? एक सक्शन क्रिएट हुआ। जैसे आप स्ट्रॉ से पानी पी रहे हो, ठीक उसी तरह क्या हुआ? ऐसा लगा कि कोई सक्शन पुल खींचा और सारा पानी क्या हुआ? सारा पानी ऊपर आ गया। ठीक है, तो पानी पहुंचाने में ट्रांसपीरेशन का भी मदद है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का भी बहुत ज्यादा मदद है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से क्या बनता है? ट्रांसपीरेशन से एक सक्शन पुल बनता है। आप स्ट्रॉ इमेजिन कर, जैसे आप स्ट्रॉ पीते हो, जैसे ही आपने स्ट्रॉ को खींचा, जो भी जूस है, शेक है, कोल्ड ड्रिंक है, आपके मुंह में आ जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ? जैसे ही ट्रांसपीरेशन से पानी निकला वाटर वेपर के फॉर्म में, तुरंत एक सक्शन क्रिएट हुआ और ये सारा पानी ऊपर की तरफ आया। ठीक है, सो ये ट्रांसपीरेशन का क्या है? मतलब है।
इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, उनको ठंडा भी रखता है। जब आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो ऐसा लगता है ना कि गर्मी थोड़ी कम हो गई। कहते हैं जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है। वो शरीर का क्या है? शरीर का एक तरीका है खुद को ठीक रखने का, खुद का टेम्परेचर नॉर्मल रखने का, कि आपको बहुत तेज गर्मी में पसीना आता है। तो वैसे ही जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, तो पौधे भी क्या होते हैं? वो पौधे भी बिल्कुल कूल हो जाते हैं। जो उनकी जो लीव्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं। तो ये क्या है? ट्रांसपिरेशन का। सॉइल से होता है क्या होता है सॉइल से? ये जो पुल होगा ना, प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, तो सॉइल से जो वाटर है मुनीश, ये ऊपर की तरफ क्या होगा? ये ऊपर की तरफ खिंचाएगा। ठीक है, ओके, डन। क्वेश्चंस करें अब। ये वाला चैप्टर हमारा खत्म है। अब कुछ क्वेश्चंस कर ले फटाफट। सब रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? सब लोग रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? जल्दी जल्दी बताइए और जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर करना शुरू करेंगे, बहुत बहुत जल्दी से। चलिए भाई, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, है तो बच्चों जैसा क्वेश्चन, बट किस में पूछा गया है? उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है। क्या होगा? 206। कोई डाउट तो नहीं है? 206। चलिए, ऐसे में तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभार होता है कि ये नंबर्स देख के हम कंफ्यूज रहेंगे। 206 था, कभी कभार आपको पता है इजी क्वेश्चन में भी आपको लगेगा 206 था, 208 था, याद नहीं आता। याद रखना 206 है। ठीक है, आगे चले। इसका ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया है क्योंकि एमपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है, बट इसमें ऑप्शन अगर दे दिया आपको तो शर्म आ जाएगी। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन भी क्या दे? बच्चों जैसा क्वेश्चन है। कितनी पसलियां होती हैं? कितनी पसलियों की जोड़ी होती है? क्या होगा? नंबर ऑफ पेयर्स। मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं रखा है। क्या होगा? कितनी जोड़ियां हैं? पेयर्स पूछा है डियर, वर्टिब्रा नहीं पूछा है। यस, 12 जोड़ी। 12 पेयर्स पूछा है ना, तो 12 जोड़ी। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएस प्री का। अच्छा, गौतम मंडा पूछ रहे थे कि सबकी इंग्लिश याद रखना जरूरी है। ये आईएएस का हूबहू क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना क्लैविकल को सीधे हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण नहीं लिखा, इंग्लिश के ही वर्ड को हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, स्टर्नम को भी ऐसे लिख दिया है, स्कैपुला को ही लिख दिया है, पटेला को ऐसे ही लिख दिया है। तो सीधे इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया है। इसीलिए कह रही हूं कि कभी कभार इंग्लिश वर्ड्स भी इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, आईएएस प्री 2001 का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा? आपको मैच करके बताना है। एक सेकेंड रुक जाइएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। अब सही है। अब सही है। थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया था, अब ये सही है। अब आंसर करिए। थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया था, चलिए अब आंसर करिए। जल्दी जल्दी आंसर करिए। चलिए मैं बताती हूं। ए का 4 देखो, ब्रेस्ट बोन को ही क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट बोन को ही स्टर्नम कहा जाता है, यानी ए का 4 है। ब्रेस्ट बोन को ही क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है, यानी कि ए का क्या है? ए का 4 है। ठीक है, ए का क्या है? 4 है। तो ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है। ठीक है, यानी क्या होगा? इन दोनों में से ही कोई आंसर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई आंसर होना चाहिए। कॉलर बोन क्या कहेंगे? क्लैविकल को कहेंगे कॉलर बोन, यानी बी का क्या होना चाहिए? बी का 1 होना चाहिए। बी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नी कैप को हम क्या कहेंगे? पटेला, यानी ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया एंड डी का 3 हो गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया। ए का 1 लिखा हुआ है। ओके यस, ये वाला गलत है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस में मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन को प्लीज होल्ड करेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है और ऑप्शंस में मिसप्रिंट है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 यहाँ पे रखा है, पर यहाँ पे ये चीज गलत है। ठीक है, यस, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है, पर आप यहाँ पर
क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। जो आपका स्टर्नम है उसी को क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। ठीक है, कॉलर बोन को क्लेविकल कहा जाता है। ये दोनों चीजें तो आपको पता थी। शोल्डर ब्लेड को भी स्कैपुला कहते थे, शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला कहते थे, ये भी चीज सही थी। ठीक है, और नी कैप, अगर आपने पटेला मैंने आपको नहीं पढ़ाया फिर भी नी कैप वाली चीज तो आपको पता है कि नी कैप को ही, अगर बाकी 3 ऑप्शंस आपके आ गए तो नी कैप पटेला ही बचा। तो आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, आंसर आपका ये हो गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ब्रेस्ट बोन जहां पे सारे रिब्स आके मिलते हैं, सारे रिब्स जहां पर आके मिलते हैं उसको स्टर्नम कहा जाता है ना। शोल्डर ये वाली जो चीज थी इसको स्कैपुला कहा जाता है। अगर मान लीजिए ये आपके पैर हैं, अगर आपके पैर हैं और ये घुटने हैं, ठीक है, बस इमेजिन कर लो पैर हैं और घुटने हैं, तो इस बोन को पटेला कहा जाता है। ठीक है, इस बोन को क्या कहा जाता है? पटेला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पटेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, इसको जाना जाता है पटेला के नाम से। और क्लैविकल कॉलर बोन को कहते हैं। क्लैविकल हम किसको कहते हैं? कॉलर बोन को कहते हैं। तो अपना ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, अपना जो आंसर है वो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, डन है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो आ जाओ, यहां पे आ जाओ। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, यूपीपीसीएस मेंस 2008। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन है मानव के शरीर के अंदर? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल पूछा है आप लोगों से। आप लोग बोन समझ के आंसर दे रहे हो, बोन समझ के आंसर दे रहे हो आप लोग। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल पूछा है, मांसपेशी पूछी है, आप लोग बोन समझ के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? जॉ यानी कि जबड़ा। सबसे स्ट्रॉन्ग एक मसल यहां से आपका जुड़ा रहता है। उस मसल का नाम लिख लीजिए, उस मसल का नाम है मैसेटर। उस मसल का नाम क्या है? मैसेटर। उस मसल का नाम क्या है? मैसेटर नाम है। ठीक है, यहां पे आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप दांत पीसते हैं अपने, तो आपको यहाँ पे एक मसल ऐसी महसूस होती है जिसमें क्या है, थोड़ी सी सूजन आ जाएगी जब आप अपने दांत पीसते हैं। तो इस मसल को क्या कहा जाता है? मैसेटर के नाम से जाना जाता है। और मैसेटर मसल आपकी सबसे मजबूत क्या है? मांसपेशी है पूरे शरीर के अंदर। ठीक है, जॉ में ही ये मसल लगी होती है। इस मसल का नाम क्या है? इस मसल का नाम है मैसेटर। और ये कहाँ लगी रहती है? आपके जबड़ों में लगी रहती है। ठीक है, मैसेटर मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, मैसेटर मसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाइए। तो यूपीपीसीएस मेंस 2011 का कि बोन और दांत के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा सहायक है? चलिए, बोन और दांत के निर्माण के लिए इसमें से कौन सा सहायक है? किसी को कोई शक तो नहीं है कि कैल्शियम और फास्फोरस होगा, है ना? कोई शक की बात ही नहीं है कि कैल्शियम और फास्फोरस है जो आपके बोन और टीथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, आ जाओ। यूपीपीसीएस प्री 2015, नॉट नीडेड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है, उल्टा क्वेश्चन। नीडेड वाले का आंसर तो दे दिया, अब है नॉट नीडेड यानी जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर बता दीजिए भाई, सब इसका आंसर दे दीजिए। द आंसर इज डी, एग्जैक्टली। आयोडीन जरूरी नहीं है। आयोडीन सिर्फ और सिर्फ आपके थायराइड के लिए जरूरी है कि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो ठीक से काम करे, आपके थायराइड हार्मोन्स ठीक से काम करे, उसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट पे आ जाएं। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? सबसे जो कठोर पदार्थ है वो क्या है? कौन सा है हार्डेस्ट सब्सटेंस? जल्दी से आंसर करिए। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? फटाफट से आंसर दीजिए। टीथ एग्जैक्टली नहीं होगा। यस, द आंसर इज इनैमल। द आंसर इज इनैमल। दांत की जो सबसे बाहर वाली
परत है, दांत की जो सबसे बाहर वाली परत है, वो इनामल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम जानी जाती है? इनामल के नाम से जानी जाती है। दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए हार्डेस्ट टिश्यू, अगर क्वेश्चन आ जाए हार्डेस्ट सब्सटेंस की जगह हार्डेस्ट टिश्यू, यानी कि सबसे सबसे ठोस ऊतक, सबसे ठोस ऊतक, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? इस स्थिति में आपका आंसर क्या होगा? टिश्यू पूछ दिया आपको। टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे सब्सटेंस लिखा है यानी पदार्थ लिखा है, और यहाँ पे टिश्यू लिखा है यानी ऊतक लिखा है। इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यस, द आंसर इज बोन। बहुत बढ़िया, यहां पे आप लिखेंगे बोन यानी कि हड्डी, बोन यानी कि हड्डी। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, यहां पे एक एक वर्ड से आपका आंसर चेंज हो जाता है, एक एक वर्ड से जो आंसर है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, बीपीएससी का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 1994 का। ऐसे हमारे कितने दांत हैं, नंबर ऑफ टीथ, कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं? कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं? कितने दांत हैं आपके जो लाइफ में, जीवन में 2 बार आते हैं? यस, द आंसर इज 20, क्योंकि 20 आपके क्या होते हैं? 20 आपके मिल्क टीथ होते हैं। तो एक बार मिल्क टीथ आएंगे, दूध के दांत आएंगे, फिर दूध के दांत झड़ेंगे तो पक्के दांत आएंगे। तो टोटल 20 दांत हैं, टोटल 20 दांत हैं जो आपके लाइफ में 2 बार आते हैं, है ना? मिल्क टीथ हैं, आपके दूध के दांत हैं जो आपके जीवन काल में 2 बार आते हैं। ठीक है, चलिए, यूपीपीसीएस मेंस 2015, मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बोन्स इनमें से कौन सा मिलता है? चलो, इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड? क्या आंसर होगा? इसका आंसर बताएंगे। कुछ बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं। अरे, तुमको अभी तो बताया कि कैल्शियम और फॉस्फेट चाहिए तुम्हारे दांत और हड्डी के लिए, तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों इकट्ठे तो सी में है ना। कैल्शियम कार्बोनेट कहां से बोल रहे हो? कैल्शियम कार्बोनेट कहां से बोल रहे हो? कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आंसर होगा, कैल्शियम फॉस्फेट इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे चले, हम लोग नेक्स्ट पे चले, आखिरी पे चले। 2 क्वेश्चन आपके और हैं, जल्दी से आंसर करिए। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन कहाँ होता है? और बताइए एंजाइम क्या होता है? मुख्य रूप से एंजाइम क्या होता है? मुख्य रूप से एंजाइम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत बहुत जल्दी। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों 1 लाइनर्स हैं। खाने का पूर्ण पाचन कहाँ है और एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है? एक एक लाइन का, एक एक वर्ड, एक एक शब्द का आंसर है। चलिए, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो ठीक है, इसका आंसर तो आ गया। ये क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा छोटी छोटी आंत। और बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? एंजाइम पाचन होता है? नहीं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम काम आ सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम काम आ सकता है, सिर्फ पाचन में ही नहीं, बहुत चीजों में काम आ सकता है। यस, एंजाइम मेनली प्रोटीन होता है। मुख्य रूप से एंजाइम क्या होता है? मुख्य रूप से एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। बहुत सारे यूपी के पीसीएस में बहुत बार, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस, सब में अलग अलग सालों में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? मुख्य रूप से एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से एंजाइम मतलब उस ऑप्शन में जो दिया था उसकी बात मैं कह रही हूँ। मुख्य रूप से क्या होते हैं?
प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ठीक, यहाँ पे हम आज के सेशन को एंड करेंगे। तो आई होप टेस्ट के माध्यम से आप सबको पता चल गया होगा कि आपका लेवल क्या है। कैसा रहा टेस्ट? क्या लगा टेस्ट देकर कि आता है हमें? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे वो किसी ना किसी पीसीएस या आईएएस एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कोई भी मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं था। जो भी क्वेश्चन था वो किसी ना किसी आईएएस पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं।